अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और प्रोग्राम में हमें साथ रहेगा चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मौलाना साहब, आगाज में जिक्र कर लेते हैं भारतीय जासूस का कुलभूषण यादव, जिसे सजाए मौत सुना दी गई है और इस पर जो तवक्को की जा रही थी भारत तिल मिला रहा है, उसे सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया और यह भी कहा गया सुषमा स्वराज की जानिब से, भारतीय वजीर खारजा की जानिब से, कि भारत को किसी भी हद तक जाना पड़ा तो उसे गुरेज नहीं करेगा। अब तक जो हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी इदारों की जानिब से रद्द अमल सामने आया वो काफी है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला के फजल करम से, उसके एहसान से हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, बिलखुसूस हमारे सलामती के इदारे, हमारी फौज, हमारी ISI, हमारे बाकी इदारे, वो ये अहलियत रखते हैं कि उन्होंने गुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा है। और गुलभूषण के जो जराइम है वो कोई थोड़े नहीं है। ये कातिल है पाकिस्तानियों का, ये कातिल है बच्चों का, ये कातिल है मासूम हमारी बहनों बेटियों का। और ऐसे कातिल के लिए अगर सजाए मौत का फैसला होता है जो कि एक इंसाफ के सिस्टम के तहत है, ये नहीं है कि हमने इसे पकड़ा और इसको जो है ऐलान कर दिया कि हम इसे सजा देने लगे हैं। और इसके जराइम की फहरिस्त है तो हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश की है, हमने हिंदुस्तान को भी दी है, हमने दोस्त ममालिक को भी दी है। अब उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से चीखो पुकार ये बात वाजे कर रही है कि पाकिस्तान में होने वाली तखरीबकारी, पाकिस्तान में होने वाली कत्लो गारतगिरी, पाकिस्तान में होने वाले बम धमाके, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, इसमें डायरेक्टली हिंदुस्तान मुलव्वस है। जब ये बात वाजे हो गई है मेरे भाई, तो फिर मुजरिम को, कातिल को, सफाक को, दरिंदे को सजा न दे तो और उसे हारते ना है हम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो मौलाना साहब, अब ये मामला आपको आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करता दिखाई दे रहा है? भारत धमकियों पे उतर आया है, पाकिस्तान की जानिब से भी जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि इस मामले को लटकाना बेहतर नहीं होगा? जो काम कल करना है आज ही किया जाए, इसे आज ही जल्द से जल्द, यानी कि फांसी पे लटकाना बेहतर होगा आपके ख्याल में? देखिए, जो कातिल है उसको सजा अदालत ने दी है ना, एक इंसाफ के सिस्टम ने दी है, उसी इंसाफ के सिस्टम के तहत उसे सजा मिलनी है। और वो सजा जल्द अज जल्द अगर मिलेगी तो उससे वो पाकिस्तानी जिनके घरों में लाशें आई, जो जिनके प्यारे उनसे जुदा हो गए, जिनके बच्चे उनसे जुदा हो गए, जिनकी बहनें बेटियां कुर्बान हो गई, उनके दिलों में एक राहत और इत्मीनान आएगा। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, अकल वालों तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है। ये गुलभूषण का मसला नहीं है। जो भी कातिल हो, जो भी दरिंदा हो, जो भी बेगुनाह इंसानों का को कत्ल करने वाला हो, उसको सजा देना ये कुरान का हुक्म है। और ये मुआशरे जो है उसी वक्त तरक्की करते हैं वहां आपका बोलबाला हो। और हमारे इदारों, हमारी अदलिया, हमारी फौजी अदालतें, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ का निजाम मौजूद है। गुलभूषण को उसकी सफाई के लिए ये मैं आपको बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ, जिम्मेदारी से कहने लगा हूँ, और ये कयामत की सुबह तक इस बात से मैं कायम हूँ। मेरे पास शवाहिद है कि गुलभूषण को हर तरह से सफाई का हक दिया गया, हर तरह से उसको कहा गया कि वो अपने जराइम के मामले में अगर कोई बात उसके पास है तो वो ले आए कि उसने नहीं किए। जब उसके तमाम जराइम साबित हुए हैं तो उसके ऊपर ये तो बहुत थोड़ी सजा है। अगर शख्स को जो देखे कितने जुर्मों का मुर्तकिब है, बेगुनाह बच्चों और औरतों का कत्ल में ये मुलव्वस है, मसाजिद में बम धमाकों में ये शख्स मुलव्वस है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने में ये शख्स मुलव्वस है, सूबा बलोचिस्तान के अंदर अपने प्यारे भाइयों यानी बलोचों के नाम पर पंजाबियों और पंजाबियों के नाम पर बलोचों को कत्ल करने में ये शख्स मुलव्वस है। जो शख्स दरिंदगी में मुलव्वस हो,
कत्ल तो छोटी बात है, उससे आगे दरिंदगी में मुलव्वस हो, बिल्कुल ठीक, तो माफी नहीं देनी चाहिए अगर मेरा बस चले। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम है, हमारी ख्वाहिशात पर अदालती निज़ाम नहीं चलता, तो इसको मीनारे पाकिस्तान पर लटका कर ये बात साबित की जाए कि जो भी पाकिस्तान से गद्दारी करेगा, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, जो भी बेगुनाह इंसानियत का कत्ल करेगा, जो भी बच्चों और मासूमों का कातिल होगा, उसका यही असर किया जाएगा, उसको इस तरह से इबरत का निशान बनाया जाएगा। मौलाना साहब, वैसे तो भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए जाते हैं, लेकिन कितना डरपोक है भारत, उसका अमली नमूना इस तरह से नजर आता है कि वो किस तरह से जासूसों को भेजता है और फिर यहां पे दहशतगर्दी करवाता है। इस वाकये के बाद इसे फांसी पे अगर लटकाया जाता है, जो कि यकीनन हमें पूरा यकीन है कि लटकाया जाएगा जल्द से जल्द, उसके बाद यह सिलसिला रुक सकेगा? भारत अपने जासूस यहां पे भेजना, दहशतगर्दी करवाना रोकेगा? देखिए, हमारे इदारों के पास बड़े शवाहिद हैं। यहाँ भारत नहीं, बहुत सारे और जासूस भी हैं। कई जासूसों की निशानदही विकीलीक्स में भी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले जितने भी जासूस आएंगे या मौजूद हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे इदारे सोए हुए नहीं है। कुछ पे गिरफ्त हो जाती है, कुछ को इंतजार करना है, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ऐसे नहीं है कि कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ लगा रहे और उन्हें मालूम ना हो। बाज को ढील दे के देखा जाता है, बाज को पकड़ के देखा जाता है। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, तो हिंदुस्तान ये याद रखे, पाकिस्तान नेपाल भूटान नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, और हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है। हिंदुस्तान ने अगर कभी गलती की, खुदा न खास्ता, मैं इसलिए खुदा न खास्ता कह रहा हूं कि इस खित्ते के 1.5 अरब इंसानों का मामला है। अगर किसी वक्त हिंदुस्तान ने कोई ऐसी गलती की, तो फिर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान नाम की मुल्क का वजूद भी नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते जंग में, ये भी कहूँ, हम अमन पसंद है। हम इन सारे कुलभूषणों को पकड़ने के बावजूद भी ये चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन का बोलबाला हो। लेकिन अगर कोई जारहियत में उतरेगा, तो उसका जवाब देने की सलाहियत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से मौजूद है। हमारे सलामती के इदारों के पास सलाहियत हर तरह से मौजूद है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि करोड़ गुलभूषण भी इंडिया पैदा करके भेजे, इंशाअल्लाह हमारे इदारे, हमारी फौज इसी तरह उनको कटहरे में खड़ा करेगी जिस तरह इस गुलभूषण को किया गया है। मौलाना साहब, एक भारतीय जासूस जो कि जाली पासपोर्ट पे पाकिस्तान आता है, यहां पे दहशतगर्दी करता है और फिर उसका एतराफ भी करता है, इसको अपना बेटा कहना, सन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करना और उसके बारे में यह दावा करना कि इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं या वाकई में भारत कोई इंतहाई कदम भी उठा सकता है? भारत कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि पाकिस्तान का फौजी पाकिस्तान की सरहद का मुहाफिज, पाकिस्तान की सलामती का मुहाफिज अल्लाह पे यकीन रखता है और शहादत का तालिब है। और हिंदुस्तान के सलामती और फौज के लोग वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह पे यकीन रखते हैं, तो अल्लाह को तो वो मानते ही नहीं है कि उसके लिए वो जान दे। जो मोमिन है, जो ईमान वाला है, जो इस्लामी मुल्क की सरहद का मुहाफिज है, उसके तो घोड़ों की ताप का अल्लाह ने जिक्र किया है, उसके तो घोड़े की धूल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर लिखा है। तो इसलिए ये क्या मुकाबला करेंगे उस फौज के साथ कि जो फौज इस बात पे यकीन रखती है कि फनाफिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता। हमारी फौज का जवान ये 20-25 किलो की गन लेके बॉर्डर पे दोपहर में और शदीद गर्मी में और सियाचिन के चोटियों पे शदीद सर्दी में 20,000 तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा होता, वो तो अल्लाह की रजा और शहादत के लिए खड़ा होता है। और ये बात हिंदुस्तान को मालूम है। और जिस दिन हिंदुस्तान कोई ऐसी गलती करेगा, तो ऐसा सबक इंशाअल्लाह उसे सिखाया जाएगा कि दोबारा जिंदगी में वो ऐसी गलती ना करे। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपका है ना सख्त जान जी, इधर उधर फिरता रहता है, मैं इसे कहता हूँ ना
ज्यादा। तो कोई ताजा खबर लेकर आया मौलाना साहब सखजान? और वो सखजान कहता है कि ये बेचारी किस्मत राज और ये इनके पास कोई मर्द नहीं है तो आगे बात करता। मैंने कहा यार देखो ठीक है, हमारे लिए तो इस्लाम ने औरत को बहुत मकाम दिया। उसने कहा उनके मर्द जो है बेचारे बड़े परेशान है कि अगर हमने तरफ की और किसी पाकिस्तानी के फिर हमें हाथ चढ़ गए तो हमारा घबराए हुए हैं मर्द उनके काफी। वो कहता कहीं हमारा कुलभूषण वाला हाथ ना हो जाए। औरत से इसलिए बात करा रहे हैं कि औरत का हम एहतराम करते हैं। तो ये जो मोदी सरकार है इसकी टांगों में इतनी जान नहीं है और इनके खुद साबिक आर्मी चीफ इनको बता चुके हैं कि कभी पाकिस्तान से जंग की गलती ना करना। पाकिस्तानी फौज तुम्हें ऐसा मारेगी कि फिर तुम याद रखो। और मौलाना साहब अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि आज भी जीएचक्यू में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और जो बात आप कह रहे हैं इन्हीं ख्यालात का इजहार किया गया कि कुलभूषण यादव के मामले पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैसे अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ है ना, ये एक ऐसे प्योर और खालिश फौजी है जो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान को जानते हैं और हिंदुस्तान भी इन्हें जानता है कि ये किस तरह का बासलाहियत जर्नैल है। इसलिए ये तो सोचे भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जर्नैल ही बासलाहियत है। अभी देखें ये जनरल रहीम शरीफ जो है कितने 48 पावरफुल इस्लामी मुल्क कह रहे हैं हमें अपना जर्नैल दे दो, ये आके हमारी क़यादत करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है कि उज़ैर बलोच की शक्ल में कोई जसूस हो या किसी और शक्ल में कोई जसूस हो या कुलभूषण की शक्ल में हो। इंशाअल्लाह इनका इंजाम जो है वो पाकिस्तान जैसी मुक़द्दस सरज़मीन पर बेगुनाहों का खून बहाने की वजह से इनका इंजाम भयानक है जिसकी तरफ ये जा रहे हैं। यकीनन जो भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का मंसूबा बनाएगा और तखरीबकारी में मुलव्वस होगा उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। दीगर मौज़ूआत पर नाज़रीन बात होगी इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मौलाना साहब बात कर लेते हैं उज़ैर बलोच की जिसपे 40 से ज्यादा मुकदमात हैं, संगीन मुकदमात भी शामिल हैं, लेकिन कुछ केसेस में उसकी जमानत मंजूर हुई और फिर ये रिमार्क्स भी सामने आए कि अगर इस पर और केसेस नहीं हैं तो इसे रिहा कर दिया जाए। फिर देखा जाता है कि फौज उसे अपनी तहवील में लेती है। कुलभूषण यादव से भी उसके राब्तों की बात हो रही है, तो मामला क्या लगता है, बात कहां तक जाएगी आगे? देखें ये जो उज़ैर बलोच है ना, ये भी इससे ईरानी पासपोर्ट भी बरामद हुआ और अब उसके बहुत सारे एतराफात सामने आ गए। और ये जो कुलभूषण है ये भी ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था। ईरानी हुकूमत के इल्म या बगैर इल्म इस पर हमारे इदारे जानते हैं। सखजान ये जानता है कि कम अज कम ये वहां अपना नेटवर्क बना के बैठा था। तो ये दोनों का एक कदरे मुश्तरक हो गई और वो कदरे मुश्तरक हो गई कि इन्होंने एक जमीन को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल ठीक। और अब जो इत्तलाहात आ रही हैं उसमें ये भी है कि उज़ैर बलोच जो है कुछ चीजों की बिलखुसूस हमारी नेवी के हवाले से वो जसूसी कर रहा था कुछ की और कुछ इस तरह से ये गैर मुसद्दका इत्तलाहात है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ है जरूर, ये नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है। तो अब अगर ये मामला जो है वो सामने आ जाए और ये पता चले कि वो फौज पाकिस्तान के किसी इदारे के लिए किसी गैर मुल्की एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था, फिर आपका क्या ख्याल है उसका ट्रायल फौजी अदालत में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब पीपल्स पार्टी क्या करेगी, वो इसको प्रोटेक्ट करेगी, लाताल्लुकी का इजहार करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी को इतनी ज्यादा परेशान होगी उज़ैर बलोच के ऊपर। ठीक है एक दौर में उज़ैर बलोच का ताल्लुक रहा हुआ है और जिससे रहा हुआ है वो पीपल्स पार्टी के दौर के वजीर दाखिला है, मेरा ख्याल है वो तो बड़े कंफर्टेबल है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर कोई डायरेक्ट बलोच के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत का वास्ता नहीं है तो फिर तो पीपल्स पार्टी को परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अगर डायरेक्टली मौलाना साहब आपको लगता है जुल्फिकार मिर्जा तक बात जाएगी? देखिए मैं समझता हूँ कि कोई भी हो अगर कोई इस किस्म के जराइम में मुलव्वस हो तो फिर उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये तहकीक जरूर होनी चाहिए
अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब इस मामले में नहीं मुलव्वस तो उन्हें बिल्कुल किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, और अगर उनका हाथ निकल आए तो फिर उनसे भी पूछना चाहिए। ये अभी कबल अज वक्त बात है जुल्फिकार मिर्जा साहब वाली। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब, ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी जिसे हर जगह पे फ्रंट पर लेकर आ रही हो और उससे अपनी वाबस्तगी का इजहार एक टाइम पे कर रही हो, उसे पता ना हो कि वो शख्स किन सरगर्मियों में मुलव्वस है? देखिए, बात यह है, ये जो हमारी सियासी जमातें हैं ना, इनका एक अलमिया है, और ये अलमिया ये है कि ये अपने नैरेटिव में, अपने नजरिए और सोच में मुखलस नहीं है। इसी तरह हमारी कुछ मजहबी जमातों का भी मामला है कि एक तरफ तो ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ है, दूसरी तरफ ये है उन्हीं इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों से वोट लेने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, बिल्कुल तरले मिलते करते हैं, उन्हीं को फैसिलिटेट करते हैं। ये अब क्या काशी में जो बत्ताखोरी होती थी, या अभी जो नक्शा की रिपोर्ट में पाकिस्तान पंजाब के कुछ शहरों की बात हुई है, तो ये नक्शा बता रही है ना, तो उस पर एक्शन लेना किसका काम है? हेलो, हुकूमत का। जी बिल्कुल मौलाना साहब, हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है ना, तो हुकूमत या तो मसलहत के शिकार हो जाए तो फिर उस वक्त जो सूरत हाल है वो गैर जो है यकीनी हो जाती है। वोटों के लिए उज़ैर बलोच से सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बहुत सी दूसरी जमातों के भी राब्ते थे, लेकिन क्या वो वोटों से आगे थे, क्या वोटों की हद तक थे, ये तहकीकाती इदारों ने तहकीक कर ली होगी और वो सामने भी कभी आ जाएगी। तो अगर तो बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी में जो सवाल पैदा होता है कि वो ये है कि अगर उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के दौर में वो सारा कुछ करता रहा है जो सामने आ रहा है, तो फिर ये एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जानबूझकर खामोश थी या उन्हें पता नहीं था, और अगर जानबूझकर खामोश थी तो फिर जरूर पूछा जाना चाहिए कि बेगुनाह इंसानों के कत्ल, मुल्क के खिलाफ जासूसी करने वाले अफराद की पुष्पराही क्यों की गई, उन्हें रिलीफ क्यों किया गया, ये सवाल। अच्छा मौलाना साहब, इससे पहले हमने देखा डॉक्टर आसिम पर भी गद्दारी के, दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट करने के इल्जाम थे, फिर उन्हें ओहदा दे दिया गया पार्टी का और फिर जमानत पे वो रिहा भी हो गए। उज़ैर बलोच पे भी गद्दारी के इल्जाम, बड़े संगीन इल्जाम लग रहे हैं। क्या तवक्को की जा रही है कि इसकी मजम्मत की जाएगी या उन्हें भी बड़ा ओहदा देकर डिमांड की जाएगी कि हमारे लीडर हैं, इन्हें भी छोड़ा जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी अपना डिस्टेंस पैदा कर चुकी है उज़ैर बलोच से। डॉक्टर आसिम का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था और उज़ैर बलोच का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये दोनों मामले एक जगह पर देखे जाएंगे, और ना ही दोनों मामलों को एक साथ मिलाना चाहिए। डॉक्टर आसिम के मामले में ये आप कह सकते हैं कि करप्शन के उनके मामला जो है वो जरूर देखे जाना। अब तो उनको जमानत मिल गई है, केस उनकी अदालत में है, लेकिन बहरहाल क्या उन्होंने दहशतगर्दों की मदद की, ये एक अपनी जगह सवाल है, इसका जवाब कभी सख्जान से कहेंगे, तलाश करके आपको और मुझे बता दें। बिल्कुल, हम दरखास्त करते हैं सख्जान से कि जल्द से जल्द इसका जवाब लाए। लेकिन मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात मुल्क की और अपोजिशन लीडर भी उनके हैं, इस तरह के उनके लीडर्स हों या इस तरह के वाबस्तगियों से लोग हों, उन पर इस तरह के इल्जाम लगना सियासी तौर पर कितना डैमेज कर सकता है ये पीपल्स पार्टी को? देखिए, हमारे यहाँ इल्जाम की जो सियासत है ना, वो तो बड़ी लंबी है। हमने अब आगे थोड़ा सा ये माहौल बना था जो अब खत्म होता जा रहा है कि सियासी जमातें थोड़ी सी बालग होनी शुरू हुई थी, बलूगत की तरफ गई थी, मजहबी जमातें भी, वरना हमारे यहाँ काफिर का फतवा और हमारे यहाँ गद्दार की मोहर, ये तो आप जब मर्जी लगा लें 1 मिनट में लग जाती है, लेकिन हकीकत हाल में गद्दार कौन है, काफिर कौन है, उसके बारे में कभी तहकीक करके किसी ने कोई बात की हो तो वो उलमा है, जो मुफ्तियान है। हमारे यहाँ आपने देखा, यहाँ तक भी फतवे चले कि जो बेनजीर भुट्टो को वोट दे देगा उसका निकाह टूट जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। हमारे यहाँ तारीख ये भी है ना, तो हमारे, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की मूवमेंट से जब तक शवाहिद सामने ना हो कोई चीज असरअंदाज अवाम पर हो सकती है। दूसरा, पीपल्स पार्टी का बहरहाल ख्याला जो है जिसको अब पीपल्स पार्टी जगाने की कोशिश कर रही है, वो मुमकिन है इंतखाबात में बिलावल, आस्था और बख्तावर को देख के
तो एक बार फिर जो है जाग जाएगा। तरफ चलें देखते हैं कि जी वक्त कम है मौलाना साहब, देखते हैं कि जयाला जागता है या सोया रहता है। दीगर मौज़ूआत भी हैं जिन पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौलाना साहब, कुलभूषण यादव और उसके साथ राबतों की बात हुई उज़ैर बलोच की। पहले कुलभूषण की सजाए मौत का फैसला आया, फिर उज़ैर बलोच को फौज ने अपनी तहवील में लिया। क्या लगता है कि इससे निकलवाया जाएगा जो असल हकायक है, इंकशाफात होंगे, या फिर इस तरह की कोई सख्त सजा इसके लिए भी तजवीज की जा सकती है जल्दी आने वाले वक्तों में? देखिए, अगर दहशत गर्दों के खिलाफ आप फौजी अदालतों में केस चला रहे हैं ना, चल रहे हैं ना दहशत गर्दों के, बिल्कुल। और अगर ये भी तो एक दहशतगर्द है जिसने बेगुनाह लोगों को मारा है, मरवाया है और कुलभूषण के साथ मिला है। बात यह है कि कुलभूषण और उज़ैर बलोच का ताल्लुक और ईरानी पासपोर्ट और ईरानी सरजमीन, इसके ऊपर तहकीकात तो मुकम्मल हो गई होंगी। तो मुमकिन है कभी हमारे सामने आ जाए या सख्त जान कहीं से मुमकिन है बेचारा कोशिश करके ले आए। बिल्कुल सही। लेकिन सवाल ये है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के लिए भी, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर कुछ लोग जो है अफगानिस्तान के खुफिया इदारों के वो रा के साथ मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि ईरान में इस तरह से कोई गिरोह हो या ईरान में इस तरह से कोई लोग हो? हमारे तो ईरान पड़ोसी है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो बहरहाल तलाश करना पड़ेगा कि कौन सी कुव्वत है जो ये काम करवा रही है और हमारे ब्रदर ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और उस पर दूसरी बात आपने जो कही कि तहकीकात मुकम्मल हो गई होंगी और हो गई है, जिसकी वजह से अब उज़ैर बलोच को फौजी अदालत में इसका केस चलेगा और उसका फैसला जो भी आएगा वो सामने होगा। ये बात याद रखें कि फौजी अदालत में दूसरी अदालतों से ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूँ, फौजी अदालत में दूसरी अदालतों से ज्यादा मुजरिम को अपनी सफाई का मौका दिया। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं फौजी अदालतों में। मोहन साहब, आगे बढ़ेंगे, हज पॉलिसी 17 की बात करेंगे। हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए मजीद उन्हें रिलीफ देने का भी फैसला किया है और वजीर मजहबी उमूर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उन्होंने कहा था कि हज कोटे में इजाफा किया गया है, हुकूमत की जानिब से मजीद सब्सिडी दी जाएगी। तो कितनी कामयाब रही हुकूमत जो हाजी होंगे, हुज्जाज होंगे, उन्हें रिलीफ देने में? देखिए, बात यह है कि हर मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो हज पर जाए एक बार जिंदगी में, और हज फर्ज भी एक बार है। लिहाजा इस मर्तबा इन्होंने मेरा ख्याल 7 साल कर दिया। जिसने एक बार हज किया है वो 7 साल बाद दोबारा जाएगा। एक ये इस अंदाज में तो बहुत अच्छी बात है कि जब सबको मौका मिलना चाहिए। जब बार बार कोई जाता है तो दूसरों का जो नहीं जाते उनका हक मान जाता है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस हुकूमत को ये क्रेडिट मिलेगा और जाएगा कि इनके दौर में करप्शन, हज जो है, हज की करप्शन का मामला वो नहीं हुआ। ये जरूर हुआ है गुज़श्ता साल कि ये इल्जाम आया कि कुछ वजारत मजहबी उमूर के जिम्मेदारों ने अपने फैमिलियों को खुद्दामुल हुज्जाज या इस तरह एडजस्ट किया, लेकिन उसकी भी वजीर मजहबी उमूर तस्दीक करते हैं। ये एक मुस्बत पहलू है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो हज कोटा है, क्योंकि हरमैन शरीफैन और बिलखुसूस हरम मक्का जो है उसकी तामीर हो रही थी और उसमें इजाफा हो रहा था और बहुत बड़ी तोसी हो रही थी। जो साबिक शाह जो थे, शाह अब्दुल्ला, जो फौत हो गए, उन्होंने शुरू करवाई थी। इस वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम इस्लामी मुमालिक का हज कोटा कम किया गया था। अब वो उसी पे बहाल कर दिया गया है। जो हज कोटा जो है वो यानी पहले से पाकिस्तान के पास था या पहले से मौजूद था, वही मिला, वही कोटा है, लेकिन जो हमारा काटा गया था हमें वापस मिला है। तो उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि माजी की तरह, बहुत माजी की तरह नहीं, यानी पिछले 1-2 साल की तरह, बल्कि मैं सिर्फ पिछला साल कहूंगा, उससे पिछले साल हादसा हुआ था मिना में, तो उसमें बहरहाल वजारत मजहबी उमूर के लोगों की नालायकी नजर आई थी सही, लेकिन पिछले साल बहुत अच्छा गुजरा, उस पर शाबाश है वजारत वालों को। अब जो है
इस साल अगर ये उसी जज्बे से ये सारा करेंगे तो बहरहाल एक अच्छी बात है। मौका देना चाहिए जो नए लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल ठीक। और जो दूसरी बार जाना चाहते हैं वो अपने और जरा इस्तेमाल कर लें, और अल्लाह ने जिनको दिया है वो अल्लाह के घर जाना चाहते हैं तो वो प्राइवेटली भी जा सकते हैं। सही। तो मौसम आपने क्रेडिट का जिक्र किया है कि करप्शन नहीं हुई नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उन्हें क्रेडिट जाना चाहिए। तो जो लोग जिन पे करप्शन के इल्जाम थे उन्हें भी तो रिहाई मिल गई, उन्हें भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसका क्रेडिट भी जाना चाहिए उन्हें। फिर बात लाजमी बात है, अगर अदालत कहती है कोई बंदा बेगुनाह है तो मैं तो आप अदालत नहीं है ना, आप तो अदालत नहीं है। अदालत ने फैसला दे दिया वो तो उनको हमें मानना चाहिए कि वो बेगुनाह है। अगर अदालत उनको कह रही है, वैसे हामिद सईद काज़मी साहब आपने क्योंकि जिक्र किया तो अब मैं नाम ले देता हूँ, वो बड़े मोहतरम है, उनकी बहुत फॉलोइंग है, उनके लाखों हजारों मुरीदीन का सिलसिला है, उनके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा मकाम है पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान और एक हल्का है। तो अगर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया तो ये खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक। ये बात कही जाए कि भाई एक आलम दीन से मुत्तसिल शख्सियत पर इल्जामात लगे थे, वो बरी हो गए, तो अब तो उन्हें चाहिए कि जो जेल में रहे बाकी उन पर उन लोगों को कटहरे में लाए, वो उनके खिलाफ अदालत में जाए कि जिन्होंने उनकी इज्जत आबरू भी खराब करने की कोशिश की, और वो आपको पता है ना उन पर हमला भी हुआ था, और वो बेचारे उसके बाद थोड़ा सा उनका मसला है चलने फिरने का भी, उस मामले पर भी तो उनको तो मेरा ख्याल में अगर कोई यहाँ सिस्टम हो कानून में, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, तो उन्हें तो इसके खिलाफ जाना चाहिए जो उनके साथ ज्यादती हुई है जब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। बिल्कुल ठीक है। आपकी गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, दीगर टॉपिक्स भी हैं जिस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसम पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में, आप भी उसका हिस्सा होंगे और आलमी मजहबी कायदीन भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। किन किन मौज़ूआत पे गौर किया जाएगा ये भी बताएगा। और इमाम काबा से आपकी लास्ट वीक मुलाकातें रहीं, पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देकर गए वो? देखिए बात यह है कि इस वक्त पूरा आलमी इस्लाम इंतहा तंजीम, दहशतगर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद इसके यानी इसके किस्म के पंजे में आ रहा है, और आलमे इस्लाम नहीं पूरी दुनिया इस्लामिक फोबिया के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक, बरतानिया में हमले हो रहे हैं, और दाश जैसे फितने जो है और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो शाम में, इराक में, सऊदी अरब में भी कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मजहबी कायदीन जो है वो निकले मैदान में। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने पिछले साल भी एक कॉन्फ्रेंस की थी और ये दूसरी उनकी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत बड़ा इज्तिमा किया पेशावर में। अगरचे वो मजहबी इज्तिमा उसे आप नहीं कह सकते, उसे आप सियासी इज्तिमा भी कह सकते हैं, मजहबी भी कह सकते हैं। वो 7 साला 100 साला जमीयत उलमा इस्लाम का के पूरे होने पर इज्तिमा था। बिल्कुल सही। सऊदी अरब के वजीर मजहबी उमूर आए और इमाम काबा आए, और उन्होंने पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्ती की भी बात की, और ये भी वाज़ेह तौर पे कहा कि जो बेगुनाह इंसानों को कत्ल करते हैं इस्लाम उनसे बरी है, इस्लाम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह वो लाहौर में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के दफ्तर में तशरीफ लाए और मुख्तलिफ उनके यहाँ उन्होंने जगहों पर खिताब किया। तो हर जगह पर इमाम काबा ने, मैं आपको बताऊं चूंकि काबतुल्लाह तो अमन का गहवारा है ना, बेशक अमन दाखिलहू काना आमिना, अल्लाह ने कहा जो इसमें दाखिल होगा उसे अमन मिलेगा। तो अब इमाम काबा तो अमन का पैगाम लेकर आए, और उन्होंने पाकिस्तान में हर जगह यही कहा कि मुसलमानों आपस में तफरकाबाजी को छोड़ दो और आपस में मुत्तहिद हो जाओ। और दूसरा ये कहा कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो सऊदी अरब का भी दुश्मन है, और जो सऊदी अरब का दुश्मन है वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। और फिर आजकल चूंकि बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, जो ये अस्करी अलायंस बना है, आलमी इस्लामी अस्करी अलायंस जो है, इस पर भी उन्होंने बात की है कि भाई ये इत्तेहाद किसी फिरके के खिलाफ नहीं है,
ये इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये इत्तेहाद दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने जो कल कॉन्फ्रेंस की ये है पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इसका समझ ले इब्तदा और इफ्तिताह पाकिस्तान उलमा कौंसिल के दफ्तर में आगे इमाम काबा ने फरमा दिया था। और कल उसमें तुर्की, लेबनान, मिस्र और दिगर ममालिक के जो लोग आए, उन्होंने भी एक वाज़ेह पैगाम दिया कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम का, और मुस्लिम नौजवानों को बचाने के लिए हमें एक आलमी फिक्री इत्तेहाद कायम करना होगा, आइडियोलॉजिकल वार करनी होगी। हमें कौमी बयानिया, उसमें कुछ कौमी बयानिया पे भी डिस्कस हुआ है जो जिसको हतमी शक्ल दी जा रही है। माशाअल्लाह मुमताज उलमा मुल्क के जो है, जिनमें हजरत पीर अजीजुर्रहमान हजारवी साहब और मक्का मुकरमा से मौलाना सईद अहमद अनायतुल्लाह और बड़े बड़े हजरात इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, और उन्होंने भी ये एक यानी समझे मुल्क के अंदर इस 2 हफ्तों में एक कंसेंसस सा सामने आ रहा है कि अब हमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ना है, और वो लोग जो दहशतगर्दी फैलाते हैं या उनके मुआविर होते हैं किसी भी सूरत में, वो कलदन तंजीमों के हों या ना हो, अब उनका मुहासबा करने का वक्त आ गया है। और यही जो है मेरा ख्याल है पैगाम है इस सारी जद्दोजहद का। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ ये कि आलमी अस्करी इत्तेहाद की हिमायत हुई, बल्कि ये भी कहा गया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद की मुकम्मल तायीद की जाती है, और ये भी कहा गया कि साउथ पंजाब हो या कहीं और जगह जहां पर भी दहशतगर्द हो, वहां पर उलमा, हुकूमत और मुल्क के सलामती के इदारों के साथ मुआविन बनेंगे। इसी तरह अर्ज हरमैन शरीफैन जो है, सऊदी अरब जो है, उसके साथ यकजहती का इजहार किया गया और कहा गया कि अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक में बैरूनी मुदाखलत जो है उसको खत्म किया जाए, उसको बंद किया जाए, ईरान बैठकर बातचीत करे, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, शाम के मजलूमीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया, इराक के, फलस्तीन के, कश्मीर के, और सदर आजाद कश्मीर भी शरीक हुए। तो ये मैं समझता हूँ एक मुस्बत सिमत और अच्छी सिमत है, जिसे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और मस्बत पैगाम है, तवक्को करते हैं इस पे किया जाएगा। मैं सब जाते जाते तज़किरा करेंगे पनामा के फैसले का, जो कि महफूज है और तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते शायद आ जाए। क्या नतीजा मुतवक्के है, असरात क्या देख रहे हैं इसके? देखिए, ये जो सख्त जान है ना, मैंने इसे कहा यार कुछ तो हमें बता, यहाँ तो बड़ी परेशानी है। कई जमातें तो अब इलेक्शन की तैयारी, उन्होंने वैसे भी इलेक्शन होने हैं शुरू कर दी है, वो कोई इधर उधर से जाता है, फिर फुर के आके कहता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा। वो मैंने कहा भाई कुछ तो बताओ। उसने कहा अगर पता होता तो मैं आपको क्यों बताता, मैं खुद ना मैं और बोलना शुरू कर देता। तो फिर भी मौसम कोई क्यों तो दिया होगा। बस आप समझे कि कुछ लोगों को परेशानी जरूर होगी, हो सकता है बड़ों को ना हो, छोटों को हो जाए। लेकिन वो कौन लोग हैं, हुकूमत के हैं, ऑपोजिशन के हैं, किनको परेशानी होने जा रही है, कुछ तो बता दें। देखिए, जब आपको ये अगर ये पता मुझे चल जाए तो मैं जाके हुकूमत वालों को ना बता दूं कि भाई तुम्हें परेशानी आने वाली है। सही है, चलें तवक्को करते हैं कि जो भी फैसला हो और उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे और इससे का वक़ार भी बुलंद हो और जो करप्शन में मुलव्वस लोग हैं उनका खात्मा भी यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।